जी, तो आप आ गए हैं। चलिए आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि जो फिजिक्स है उसको पूरी तरीके से अब हम कंप्लीट कराएंगे। पहले हमने क्या कराया, आपको सभी 2 नंबर वाले पूरी किताब के जितने भी 2 नंबर वाले प्रश्न थे उसको हमने करा दिया। फिर हमने यहां पर लेकर आ चुके हैं संपूर्ण, मतलब आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक के संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण 3 नंबर वाले सभी प्रश्नों को। आज हम जितने भी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक के जितने भी चैप्टर के 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को देखेंगे। अब वही क्वेश्चन को हम देखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में आएंगे। जी, बोर्ड एग्जाम 2026 में आएंगे वही हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए, मैं इतना कहूंगा, जितने भी स्टूडेंट सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए खासकर मैं कहूंगा कि भैया ऐसे कोई भी नहीं है कि नॉर्मल आप पढ़ाई करेंगे तो वैसे कुछ होने वाला नहीं है। आपको क्या करना है, अब एक सही रणनीति के तहत हार्ड वर्क के साथ साथ आपको मेहनत करना है, तब आपका हो पाएगा। देखिए, आपको सबसे पहले इस तरीके से 4-5 पेज निकाल लीजिए। सबसे पहली बात मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए बाबू, सीरियस हो जाइए, अभी सीरियस होने का ही समय है। इस तरीके से 4-5 पेज निकाल लीजिए और लेकर उसको बैठ जाइए। एक एक प्रश्न को हम समझाएंगे, समझिएगा, नोट डाउन करिएगा, नोट्स बनाइएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए जी। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा जो भी स्टूडेंट सीरियस है उनसे मैं बता दूं कि देखिए, हमने आपकी जो फिजिक्स है, जो हमने आपको फिजिक्स है, तो फिजिक्स में हमने 2 वीडियो इससे पहले बता दिया है, जिसमें हमने 2 नंबर वाले क्या कराया है, 2 नंबर वाले प्रश्नों को कराया था, जिसमें एक चैप्टर 1 से 7 तक का, समझ रहे हैं ना, चैप्टर 1 से 7 तक का 2 नंबर वाली वीडियो हमने करा दिया है। लगभग हमने इसमें 20 से 25 क्वेश्चन कराए थे। अब फिर और भी हमने 2 नंबर वाले प्रश्नों पर एक हमने वीडियो बनाया था, जिसमें हमने चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 14 तक का हमने पढ़ा दिया है। इसमें भी लगभग हमने 15 से 20 क्वेश्चन को कराया है। तो यदि आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को देखिएगा जरूर। इस वीडियो को देखने के पश्चात लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, चलिए अब व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए, मेरा कर्तव्य वहां तक समाप्त होता है, मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दिए हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अर्थ समझाइए। यह हमसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है और इसी प्रकार के क्वेश्चन और भी हमसे पूछे गए हैं। इसमें जैसे इसमें क्या कर दिया है, इसमें प्लस के साथ साथ एक न्यूमेरिकल छोटा सा ऐड कर दिया है। तो हमने अभी आपको कुछ दिन पहले पूरी किताब का 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल को पढ़ा दिया है। आप सभी नहीं देखे हैं तो भैया उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पढ़ने की इच्छा होगी ना तो आप पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ने की इच्छा होगी तो बाबू कितना ही हम बोल दें नहीं पढ़ पाएंगे ना उस तरीके से। तो पढ़ने पर इच्छा है तो अच्छे तरीके से आप कॉपी पेन ले गए होंगे तो बैठिएगा। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, परिभाषा हम बता दे रहे हैं कि अल्प दूरी पर स्थित 2 समान परिमाण व विजातीय आवेश के बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, हम आपको समझाने के लिए हैं तो समझा देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 बिंदु हैं। बात को बाबू समझिएगा, यहाँ पे 2 बिंदु है, एक ए बिंदु है, एक बी बिंदु है। ए पर मान लेते हैं सपोज डेट प्लस क्यू आवेश है, बी पर सपोज डेट मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश है। और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, वो 2l है। ठीक है ना, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से समझे तो ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, ये अल्प दूरी है। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूं, ये क्या है, अल्प दूरी है। पहली बात, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो अल्प दूरी है। उसके बाद ये जो दोनों आवेश है परिमाण में समान है, जैसे ये 1 kg का है तो ये भी 1 kg का है, समझ रहे हैं। तो मतलब क्या है, जो आवेश हैं समान परिमाण के हैं, दोनों आवेश हैं परिमाण में क्या है, समान परिमाण के हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, समान परिमाण का मतलब यदि 1 किलो का ये भी है तो 1 किलो का ये भी है, परंतु ये दोनों विपरीत आवेश है। मतलब एक पर प्लस आवेश है तो एक पर माइनस आवेश है, जस्ट विपरीत आवेश है कि नहीं। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं विपरीत
विपरीत क्या है, आवेश है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये दोनों आवेश अल्प दूरी पर हैं, दोनों जो आवेश हैं वो परिमाण में समान है, मतलब ये 1 kg का तो ये भी 1 kg का ही है, ठीक है। और ये दोनों आवेश विपरीत आवेश हैं। तो ये जो बना निकाय है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब हम परिभाषा क्या कहेंगे कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण व विपरीत आवेश के इस बने निकाय को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब ये अगर दो आवेश हैं अल्प दूरी पर रखे हुए हैं और ये दोनों आवेश परिमाण में समान है और विपरीत आवेश हैं, तो इस प्रकार का जो बना निकाय होगा ना, वही हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण व विपरीत आवेश के इस बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वही बात हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ध्यान से समझिएगा। अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण व विपरीत आवेशों के इस बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी को इस तरीके से है तो उसको क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। परिभाषा समझ के आते हैं अगले पर। अगला हमारा कह रहा है यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये भी समझिएगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह देंगे वैद्युत द्विध्रुव। इसको हम क्या कहेंगे, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं, इसको क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। इसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश, ठीक है, तो हम शांत से समझेंगे, वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला आपको याद रखना है। हमने क्या बताया, सुन लीजिएगा। हमने ये कहा कि वैद्युत द्विध्रुव में से, मतलब वैद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। वही बात हमने लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश, कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारा P = Q × 2L होता है। इसी को थोड़ा सिस्टमैटिक अगर हम लिख देते हैं तो यहाँ पे P = ये 2 को आगे हम कर देते हैं तो 2QL हो जाएगा। तो ये हम सिस्टमैटिक अगर लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे कुछ चीजें हम बता दे रहे हैं। सबसे पहली बात, इसका मात्रक आपसे पूछ लिया जाता है तो इसका मात्रक आप बता दीजिएगा, कूलाम × मीटर। राशि कौन सी होती है, सदिश राशि, ठीक है। इतना आपको याद रख लेना है, इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ही आपको तैयार करना है। यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हम ज्यादातर आपको हार्ड कुछ हम आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, हम उतना ही बताएंगे जितने में आपका काम हो जाए, आप अच्छे से पढ़ लें, आपको अच्छे से नंबर आपका आ जाए, आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। मुझे यही चाहिए दोस्त, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अदरवाइज सिर्फ एक ही चीज मैं कहूंगा कि हम आज आपके चैप्टर 1 से 7 तक का हम आज कंप्लीट करा दे रहे हैं। कल अगर आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स हमें देते हैं, पूरी तरीके से वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, आप नोट्स बनाते हैं, तो मुझे दिल से खुशी होगी। अब फिर मैं कल आपको प्रोवाइड कर दूंगा इससे आगे, मतलब चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 14 तक के भी 1 शॉट, जिसमें हम 3 नंबर वाले, जितने भी 3 नंबर वाले प्रश्न हैं उसको भी हम करा देंगे। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि कॉपी में आप सभी को नोट डाउन कर लेना है, इसको नोट्स जरूर बनाइएगा इन सभी चीजों का, ठीक है। चलिए दोस्त, इतनी बात सुन लिए, बहुत ही अच्छा लगा हमें। और ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं बार बार नहीं कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं, ये मैं बार बार नहीं कहूंगा, आप तैयार कर लीजिएगा। एक चीज सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि
तो यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत ही खुशी होगी हमें। और इसलिए दोस्त, क्योंकि दुख होता है कि अगर हम खूब ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिर भी स्टूडेंट देखते तो हैं वीडियो को बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो थोड़ा दुख होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बार आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, अगर आपको चैप्टर 8 से लिख दीजिएगा चैप्टर 8 से 14 तक का वीडियो लाइए, इतना आप जरूर कमेंट सेक्शन में अभी आप लिख दीजिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपने ये वीडियो फुल वॉच किया है और आगे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है ना, जो स्टूडेंट सीरियस है वो इतना कर देंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए कोई नहीं, अगला आता है हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स का हमने सिंपल सा परिभाषा लिखा है कि किसी आवेश के लंबवत आने और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब अगर ना समझ में आए तो ये समझिएगा, ये कोई आवेश है, ठीक है ना, अगर आप ना समझे तो इस प्रकार समझिएगा, ये कोई आवेश है या आवेशित हम पिंड कह सकते हैं। अब ये आवेश है तो इससे जाहिर सी बात है बहुत सारी इससे क्या निकलेंगी, बहुत सारी यहाँ से विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से आएंगी भी और जाएंगी भी। इस तरीके से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से आ रही हैं, इस तरीके से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से आ भी रही हैं और जा भी रही होंगी। ठीक है, जैसे ये विद्युत बल रेखाएं देखिए ये आ रही हैं, ये इस आवेशित पिंड से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। जैसे ये विद्युत बल रेखाएं यहाँ से देखिए, ये विद्युत बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं और ये विद्युत बल रेखाएं इससे निकल रही हैं। ऐसे ये विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, ये इससे निकल रही हैं, ये प्रवेश कर रही हैं, ये निकल रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा आवेशित पिंड है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, आवेशित या आवेशित पिंड लिख दें या आवेश भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो कह दीजिएगा किसी आवेशित पिंड के लंबवत। चलिए हम आवेशित पिंड ही लिख देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर आवेशित पिंड आपने नहीं लिखा, आवेशित पिंड, ठीक है, या किसी आवेश भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या है कि कोई आवेशित पिंड है। और ये क्या है, ये जो विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं जा रही हैं, ये सभी विद्युत बल रेखाएं हैं। तो मैं इधर लिख दे रहा हूं विद्युत बल रेखाएं, तो विद्युत बल रेखाएं, और ये विद्युत बल रेखाएं दिख रहे हैं, आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं अपने पृष्ठ पर लंबवत होंगी, जैसे ये विद्युत बल रेखाएं अपने पृष्ठ पर लंबवत हैं, ये भी विद्युत बल रेखाएं अपने पृष्ठ पर लंबवत हैं, ये भी लंबवत हैं। तो जो जो विद्युत बल रेखाएं अपनी पृष्ठ पर लंबवत होंगी, केवल उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ रहे हैं? तो हम यही कह रहे हैं किसी आवेशित पिंड के लंबवत, किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बताइए समझ में आया या नहीं? एक बार और सुन लीजिए, याद हो जाएगा। आप कहेंगे किसी आवेशित पिंड के लंबवत, क्या कहेंगे, किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए जी, तो अदरवाइज यहां पे हम एक फॉर्मूला लिखना चाहें तो विद्युत फ्लक्स फाई इजकल टू क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा, यहां पे ये विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जहां पर ई क्या है, देखिए फाई ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ए क्या है, अल्पांश पृष्ठ है। ये थीटा क्या है, लंब और तीव्रता के बीच बना कोण है। अगर मैं इस तरीके से फिगर से बनाऊं तो ये एक अल्पांश पृष्ठ है जो है ए, ठीक है। और इस पृष्ठ पर लंब जो है वो है एल, और यहाँ इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है इस ओर, और यहाँ पे लंब और तीव्रता के बीच बना कोण है थीटा। तो आप समझ रहे हैं, ए यहाँ पे ई क्या है, यही है ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ए क्या है, ये अल्पांश एक छोटा सा पृष्ठ है, वही है ए। यहाँ पे थीटा क्या है, तो लंब और तीव्रता के बीच बना कोण है थीटा। समझ गए ना। चलिए यहाँ पे एक चीज हमसे पूछ लिया जाता है, मात्रक।
दूसरा हमसे पूछ लिया जाता है राशि, ये ज्यादातर हमसे पूछी जाती हैं। तो मात्रक की जहां तक बात कहें, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। ये कौन सी राशि होती है? तो ये हमारा अदिश राशि होती है, ठीक है ना। ये सब आप याद रखिएगा। इसका बीमीय सूत्र भी मैं लिख ही दे रहा हूं, ठीक है। ml3 होता है, ml3 T-3 A-1, ये इसका बीमीय सूत्र होता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। बीमा क्या होता है जी? ml3 T-3 A-1। तो चलिए, ये हमारा विद्युत फ्लक्स कंप्लीट होता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। मैं कह रहा हूं बार बार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हम सभी क्वेश्चन को करा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही केवल हम क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो इसको 100% तैयार करने ही हैं, ये याद रखिएगा। अगला हमारा आता है विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? अब विभव प्रवणता, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए या संबंध बताइए, यही बात है। तो यहाँ पे विभव प्रवणता क्या है, तो ये समझ जानते हैं। परिभाषा हमने लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब यहाँ पे हम लिख दे, अगर विभव प्रवणता, विभव प्रवणता इक्वल टू होता है विभव में परिवर्तन बटे क्या होता है? बटे होता है दूरी में परिवर्तन। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, देख लीजिएगा आप। क्या लिख दिया है? विभव प्रवणता इक्वल टू विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो हम यही कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन के साथ साथ अगर विभव में परिवर्तन के जो दर होता है, विभव में परिवर्तन में लगा जो समय होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। हम यही कह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यही बात हमने लिखा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को, विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि विभव प्रवणता आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने विभव प्रवणता का फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पे हमारा ये हमारा विभव में प्रवणता, विभव प्रवणता का फॉर्मूला हमने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसका संकेत रूप में लिखना चाहें तो विभव प्रवणता को अगर हम P से लिखते हैं, विभव प्रवणता को P से, तो विभव प्रवणता P इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल x होता है। तो ये आप हमें विभव प्रवणता के लिए हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज पूछा गया है, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध अगर आप निकालेंगे तो वो संबंध ये होता है कि E इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल x, ठीक है ना। तो ये आप रहने दीजिए फॉर्मूला, ये संकेत रूप में याद ना कीजिए, यही फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो विभव प्रवणता के नकारात्मक के बराबर होती है। मतलब ऋणात्मक जो वैल्यू होता है वो उसके बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर विभव प्रवणता कौन है? तो ये टोटल हमारा विभव प्रवणता है। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कौन है? तो विद्युत क्षेत्र ये हमारा E है, विद्युत क्षेत्र। तो इनमें यही संबंध होता है कि विभव प्रवणता का जो ऋणात्मक वैल्यू होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ही बराबर होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही जानना था, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है।
चलिए जी, तो मैं आशा करता हूं कि आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। हाँ, एक और आवश्यक बात बता दूं, देखिए इस तरीके से अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर थोड़ा टाइम हमारे पास कम है, आप कुछ हेल्प कर दीजिए, तो मैं आपको बता दूं, तो हमने आप सभी के लिए टॉपर नोट्स तैयार किए हुए हैं। ये टॉपर नोट्स आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने किस किस सब्जेक्ट का तैयार कर दिया है, पूरी आपकी फिजिक्स की, पूरी आपकी केमिस्ट्री का हमने टॉपर नोट्स तैयार कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप फिजिक्स का लेते हैं तो वो भी 99 ही पड़ेगा, अगर केमिस्ट्री भी ओनली लेते हैं तो 99, दोनों एक साथ लेते हैं तो वही 200 का मतलब 199 में आपको मिल जाएंगे, दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों। अब इसमें क्या हम दे रहे हैं, तो प्रत्येक चैप्टर वाइज 14 चैप्टर है। देखिए 14 चैप्टर है केमिस्ट्री फिजिक्स में, 10 चैप्टर है केमिस्ट्री में, टोटल 24 चैप्टर हो रहे हैं। इन 24 चैप्टरों का पहले तो हम चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट परिभाषा, नियम, डेरिवेशन जो भी हैं वो चैप्टर वाइज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे स्टूडेंट पहला चैप्टर तैयार करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक सिस्टमैटिक वो तैयार कर सके। फिर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव भी दे रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो भी हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो भी 3 प्रकार की रिएक्शन होती हैं। नेमिंग रिएक्शन क्या होता है, जब, कैसे प्राप्त करें, तो ये सब हम दे रहे हैं ओनली 199 में। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ हमारी हिंदी का भी जो टॉपर नोट्स है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट गद्यांश, पद्यांश, पत्र लेखन, निबंध, जो हमारा जीवन परिचय है, कहानी है, खंडकाव्य है, श्लोक है, ये सब कुछ हम हिंदी के नोट्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि 99 में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों एक साथ लेते हैं तो तीनों का 300 का जो नोट्स है वो मात्र आपको 249 में ही मिल जाएगा। तो अगर आप इस नोट्स को, जो भी स्टूडेंट थोड़ा सीरियस है, जो चाहते हैं टॉपर बनना, अपना 90 प्लस 85%, 95% लाना, अगर वो चाहते हैं तो इस नोट्स को जरूर लें और इस नोट्स से बेहतर तरीके से स्टडी करें। पीडीएफ नोट्स है, ये आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। कैसे मिलेंगे, नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, वहां पे बता दीजिएगा सर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी का टॉपर नोट्स चाहिए। मैसेज करेंगे, तुरंत आपको वहां पे एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करके तुरंत बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। जैसे ही आप बताते हैं पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। देखिए एक और रिक्वेस्ट है, इधर उधर के कोई भी स्टूडेंट मैसेज ना करिएगा, जिनको जरूरत है वही मैसेज करें, क्योंकि समय हमारे पास कम होता है, लिमिट वहां पे समय होता है। ठीक है ना, तो यही आपसे रिक्वेस्ट है केवल। चलिए अगला हमारा आता है 4th नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4th हमारा क्वेश्चन आता है एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कंसिस्टेंट बार बार, और इस प्रीवियस ईयर मतलब 2025 का जब एग्जाम हुआ था 24-25 वाले में, तो ये पूछा भी गया है। तो यहाँ पे कह रहा है किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ध्यान से समझेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। कौन कौन सा व्यंजक, एक ये है U इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर, एक U इक्वल टू क्या होता है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी प्राप्त करना है। जहां पर यहां पे कह रहा है कि C क्या है, C है चालक की धारिता, Q क्या है चालक पर आवेश है, और यहां पे जो हमारा V क्या है, V यहां पे है विभव। तो ये हमें बताया गया है। चलिए हम पहले पता कर लेते हैं, उससे पहले हम एक चीज जान जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है किसी मतलब आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, या इसी को आपसे घुमा कर कह देता है, आवेशित चालक ना कहकर आपसे कह देगा कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवेशित चालक की जगह पर संधारित्र भी कह सकता है, ये याद रखिएगा। तो हमने लिखा हुआ है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, या इसी को संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो क्या बताया गया है कि किसी आवेशित चालक, जैसे संधारित्र हो गया, तो किसी आवेशित चालक का औसत विभव तथा उस पर उपस्थित कुल आवेश के गुणनफल को चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे लिखें तो चालक की, अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं कि चालक की स्थितिज ऊर्जा, चालक की स्थितिज ऊर्जा, चालक की स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, औसत विभव, औसत विभव
गुणे क्या होता है? कुल आवेश। ये आपको याद रखना है, औसत विभव गुणे कुल आवेश होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? चालक की स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू औसत विभव गुणे कुल आवेश होता है। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला बताया है। हमने यही कहा कि कोई भी चालक है तो किसी चालक का औसत विभव, किसी चालक का औसत विभव तथा उस चालक पर उपस्थित कुल आवेश के गुणनफल को चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बताइए, कुछ गलत तो हम नहीं कह रहे हैं ना? मान लेते हैं ये एक चालक है, तो इस चालक पर औसत विभव कितना है और इस चालक को मान लेते हैं Q आवेश है। तो किसी चालक पर औसत विभव तथा उस पर उपस्थित कुल आवेश के गुणनफल को चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको परिभाषा अब समझ में आ गई होंगी। तो ये हमने परिभाषा लिख दिया है, आशा करता हूं आपको यहीं से याद हो गया होगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि मान लेते हैं ये एक चालक है, बात को समझेंगे। यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले को ही प्रूफ करना है, परिभाषा तो यहाँ पे नहीं पूछा गया था, बट हमें परिभाषा लिखे, क्योंकि बिना परिभाषा को समझे ये फॉर्मूला हम प्रूफ करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, इसीलिए देखिए, मान लेते हैं सपोज डेट ये एक चालक है। ठीक है, अब इस चालक, मान लेते हैं ये एक चालक है, हमने इस चालक पर कोई आवेश नहीं दिए हैं। जब आवेश नहीं देंगे तो उस समय पर विभव, जो प्रारंभिक विभव होगा वो जीरो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल जीरो होगा। जब हम इस पर आवेश नहीं देंगे तो वोल्टेज उत्पन्न होगा जी? नहीं उत्पन्न होगा, मतलब इस पर विभव उत्पन्न नहीं होगा, तो प्रारंभिक विभव तो जीरो है। परंतु जैसे ही हमने इस पर क्या किया, जैसे ही इस पर हमने क्या किया, आवेश दिया, जैसे ही हम इस चालक पर आवेश देते हैं तो इसका विभव जो होता है वो भी हो जाता है, मतलब अंतिम विभव क्या हो जाता है? भी हो जाता है ना। तो ये बातें हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ पे निकालें तो समझिएगा, चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा यहाँ से हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। चालक की स्थितिज ऊर्जा, चालक की स्थितिज ऊर्जा को हम U लिख देते हैं, U, चालक की स्थितिज ऊर्जा को U लिख देते हैं। औसत विभव किसे कहते हैं? तो प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बाई 2। औसत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बाई 2 होता है, ये हमने लिख दिया। गुणे यहाँ पे है तो गुणा हमने लिख दिया। कुल आवेश है तो ये कुल आवेश हमने यहाँ पे Q लिख दिया। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे U इक्वल टू ये 1/2 बाहर निकल जाएगा और ये दोनों गुणा में है, ये जीरो हटा दीजिए तो भी Q आ गया ना, तो ये हमारा भी Q हो जाएगा। तो देख लीजिए, एक ये हमारा फॉर्मूला हो गया, एक ये हमारा फॉर्मूला हो गया पहला हमारा ये फॉर्मूला हो गया स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हाफ Q हाफ भी Q, ये हमारा हो गया। यहाँ पे हाफ भी Q तो दिया नहीं है, तो चलिए ये हमने ऐसे ही एक फॉर्मूला दिखा दिया, ये भी स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला है। चलिए अब हम इस फॉर्मूले, इन दोनों को भी प्रूफ कर लेते हैं। तो एक चीज हम जानते हैं, क्या चीज हम जानते हैं, ये आप जानते होंगे कि धारिता, आप जानते होंगे धारिता C इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V होता है। ये बात आप जानते हैं ना, धारिता का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q बाई V। यदि यहां से हम इधर भी, इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो C में गुणा करा देगा, तो यहाँ पे Q का अगर मान निकालें तो C भी हो जाएगा। बात को समझिएगा, अगर हमने केवल Q का मान निकालें तो यहाँ पे C भी हो जाएगा। अगर हम यहाँ से केवल V का मान निकालते हैं, ये इधर C गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा देगा। ठीक है, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो V का अगर मान निकालें तो Q बाई C हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा दोस्त? बात को अगर ना समझ में आए तो समझिएगा, केवल हम पक्षांतर कर रहे हैं। ये C इक्वल टू Q बाई V है, अगर हम केवल Q का मान निकालना है तो ये V को हम इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो Q का मान तो ये निकल गया C भी। अब अगर हमें V का मान निकालना है, मतलब अगर V का मान हमें निकालना है तो हम क्या कर देंगे, C इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग करा देगा Q में, तो वही Q में C भाग करा दिया है, तो ये हमारा 2 निकल गया है। तो यहाँ पे हमने देखेंगे तो इसको समीकरण फर्स्ट कर देते हैं, इसको समीकरण सेकेंड कर देते हैं।
ठीक है ना। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे Q है, तो अगर हम पहला ये कार्य करते हैं कि इस Q के मान को हम इसमें क्या समीकरण A में रखते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या मिलता है। इस Q के मान को समीकरण A में रखते हैं, इसको समीकरण A मानते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण A में फर्स्ट समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर, तो अगर हम रखते हैं समीकरण फर्स्ट का मान यहाँ पे, तो ये क्या है जी, u इक्वल टू हाफ c है, हाफ क्या है सॉरी q है, तो हाफ भी लिख दिए। अब q के जगह पर यहाँ पे c भी है, तो हम यहाँ पे c भी लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ है तो हाफ हमने लिख दिया, c है तो c हमने लिख दिया, v में v का गुणा हो जाएगा तो v स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये हमारा यहाँ पे हमने लिख दिया है। क्या हमने लिख दिया, u इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ सी भी स्क्वायर हो गया, तो ये हमने यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड। अब देख लीजिए यही ना हमसे कहा गया था, u इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ सी भी स्क्वायर प्रूफ कर दिए, बिल्कुल कर दिए जी। तो ये हमारा पहला यहाँ पे कंप्लीट होता है। दूसरा एक और चीज हमसे कहा गया है कि ये भी फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो पहला अभी इसका काम हमने इसका मान रखा था तो यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे ये भी का जो मान है, भी का मान इस भी के जगह पर रखेंगे, तो हम क्या लिखते हैं कि समीकरण A में 2 का मान रखने पर, तो यही हम लिख देते हैं। इसको मैं इरेज कर दूँ, हटा दे रहा हूँ, ठीक है, या चाहे तो यहाँ पे आप बना भी लीजिएगा, ठीक है। ये v इक्वल टू 0, यहाँ पे आवेश हमने दिया है q आवेश, तो v उत्पन्न हो गया है। चलिए ऐसा हमने बना दिया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण A में 2 का मान रखने पर, तो अगर हम मान रख देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, u इक्वल टू हाफ भी क्यू, ये है जी, u इक्वल टू हाफ भी क्यू है। और यहाँ पे देखिए v के जगह पर हम ये मान रखते हैं, v के जगह पर q बाई सी, तो v के जगह पर अगर हम q बाई सी रखते हैं तो ये हाफ हो जाएगा। अब v के जगह पर q बाई सी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं q बाई सी इंटू क्यू हो गया, ये हमने कर दिया। ये u इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और ये q में गुणा होगा तो q स्क्वायर हो जाएगा, और ये c है तो c हो जाएगा। तो यही हमारा देख लीजिए, ये हमारा इतना फॉर्मूला हो गया, u इक्वल टू हाफ q स्क्वायर बाई सी। तो ये देखिए हमारा तीसरा हाफ q स्क्वायर बाई सी, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो देखिए एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने एक एक लाइन सॉल्व करते करते गए हैं, यहाँ तक हो गया है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, ये हमने सिंपल सा इस फॉर्मूले की सहायता से हमने यहाँ पे मान पुटअप किया है। तो ये पहला फॉर्मूला लिखना। अब हम धारिता के फॉर्मूला से c इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, इस फॉर्मूले से हमने 2 फॉर्मूला q का और v का मान निकाला है। एक एक मान को रखते गए हैं, हमारा निकल गया है। कोई हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे ना, बार बार प्रैक्टिस, तो समझ में आएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया था। सिर्फ ये 2025 अभी जो हमारा 2025 का एग्जाम हुआ है, ठीक है ना, 24-25 में एग्जाम जो हुआ है ना सिलेबस, उसमें ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या प्रभाव पड़ता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए ये हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था, जहां ए क्या है, क्षेत्रफल है, ये एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता है, और ये हमारा क्या है, ये सॉरी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी था, सॉरी यहाँ पे गलती हम कर दी है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी था। डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है, ठीक है ना, ये डी क्या है, दूरी है। तो अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे ना जो धारिता है, 2 चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये C जो है, किसी संधारित्र की जो धारिता है वो दूरी के क्या है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है,
वो क्या है जी, जो धारिता C है ना वो दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, ये जो धारिता है वो हमारा क्षेत्रफल के क्या है, क्षेत्रफल के क्या है, समानुपाती है। अब केवल इन्हीं दोनों को अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां पे दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है धारिता। इसका मतलब क्या है कि अगर हम दूरी के मान को बढ़ाएंगे तो धारिता का मान क्या होगा, घटेगा। अगर दूरी का मान, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी का मान घटाएंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार अब ये समानुपाती का मतलब क्या होता है, धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती का मतलब कि अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ाते हैं तो धारिता का मान बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल का मान हम घटाते हैं तो धारिता का मान भी घटेगा। ये है जी। तो देखिए वही बात हमने लिखा है। देखिए पहली बात हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी कर देनी जाए। अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दें, ठीक है, बढ़ा दें मतलब, तो क्या होगा, तो प्लेटों के बीच की दूरी, पहला उत्तर हमने लिखा है कि प्लेटों के बीच की दूरी मतलब जो d है 2 गुनी हो जाए तो धारिता क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अगर हम 2 गुनी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी कि नहीं घटेगी, घटेगी। तो वही धारिता क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, मतलब घट जाती है, कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात हमने यहाँ पे लिखा है। दूसरा का उत्तर हमने दिया है कि प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। तो अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल आधा करने का क्या मतलब है जी, कि प्लेटों के क्षेत्रफल आधा करने का मतलब है प्लेटों के क्षेत्रफल को हम घटा रहे हैं। तो अगर क्षेत्रफल घटाएंगे तो धारिता का मान भी घटेगा। तो यही बात हमने लिखा है कि धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। देख लीजिए, धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, मतलब क्षेत्रफल आधा हो जाए तो धारिता भी क्या हो जाएगी, धारिता भी आधी हो जाएगी। अगर क्षेत्रफल आधी होगा तो धारिता भी आधी होगा, क्षेत्रफल आधा बढ़ेगा तो धारिता भी आधा बढ़ेगा। ठीक है, अगला हमारे यहाँ पे कह रहा है कि प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्लेट होना चाहिए, प्लेटों पर, यहाँ पर बीच में प्लेटों पर विद्युत, मतलब प्लेटों पर विद्युत माध्यम। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया है। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही हम कह रहे थे, यहाँ पे होना चाहिए परावैद्युत। ठीक है, ये हटा दीजिए। तो यहाँ पे इनके जगह पर क्या होना चाहिए, अगर मैं स्पष्ट रूप से लिख दूं, थोड़ा सा टाइम ही ना लगेगा जी, बट हम अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा परावैद्युत माध्यम है। ठीक है, तो परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक यदि 1 हो, मतलब यदि परावैद्युत माध्यम में यदि एप्सिलॉन नॉट ये है, यही है परावैद्युतांक, परावैद्युत स्थिरांक, तो यदि इसका मान 1 हो तो धारिता बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं ना, मतलब परावैद्युत स्थिरांक का मान यदि 1 हो तो धारिता का मान बढ़ जाता है। सॉरी, परावैद्युत स्थिरांक जो है वो k है ना, तो यदि k का मान 1 हो जाए तो उस समय पर धारिता बढ़ जाती है। इतना बात आप याद रखिएगा। परावैद्युतांक का एक फॉर्मूला, अगर आप, अब इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते, इसलिए हम ऊपर बता दे रहे हैं कि जब 2 मतलब प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो उसके लिए सूत्र होता है A एप्सिलॉन नॉट D इंटू K होता है। तो यहाँ पे जो K है ना, ये हमारे धारिता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई नहीं जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही लिखना है। ठीक है, देखिए हम ज़्यादा ना दिमाग पर लोड आपका नहीं हम देना चाहते, हम उतना ही कहेंगे जितने में आपका काम हो जाए। ज़्यादा अब इधर उधर की बातें में नहीं करना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि उतना ना तो हमारे पास समय है और ना ही दोस्त हमारे पास उतना अब सब्र करने का भी पेशेंस नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है ना, नज़दीक आ गए हैं तो मेहनत करना है हमें केवल, और जितना सिंपल हो सके उतना हम प्रयास करेंगे जी। देखिए ये क्वेश्चन है, ये हर बार मैं कह रहा हूँ 2015 से लेकर कंसिस्टेंट ये 2025 तक ये पूछा गया है, और आगे भी पूरी तरीके से चांसेज है पूछने का। और मैं कहूँगा कि इसको 100% तैयार कर लीजिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है,
ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या है, डेरिवेशन है। क्या कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स के अपवाह वेग के लिए विद्युत धारा के पदों में व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। मतलब सिंपल सी बात कह रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग है Vd और विद्युत धारा जो है I, इन दोनों के बीच क्या करना है, व्यंजक व्युत्पन्न करना है। ठीक है, इसी को कह देता है धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की मतलब धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध बताइए। इस तरीके से भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा बहुत बार पूछा गया है, आप इसको निकाल लीजिएगा। इसी में हम ये फॉर्मूला प्रूव करते हैं, I = NE A × VD। तो यही हमें फॉर्मूला प्रूफ करने को कहता है इसमें, जिसमें कहता है, क्या कहता है कि जो मतलब यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। तो यही तो अनुगमन वेग है, ये धारा विद्युत धारा है, इनमें यही संबंध है जी। और इसी को बार बार प्रूफ करने के लिए हमसे पूछा जाता है। तो चलिए हम प्रूफ भी करा देते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग और विद्युत धारा में का व्यंजक। तो व्यंजक में क्या आपको सबसे पहले याद रखना है कि सपोज इट माना एक चालक तार है। हमने मान लिया क्या है, माना एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब इसकी मोटाई मान लिया हमने A है। ये जो चालक है, जाहिर सी बात है चालक है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो E है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है N। इसमें जो विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं वो है I, और ये जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो Vd, मतलब Vd अनुगमन वेग है, तो अनुगमन वेग से गति कर रहे हैं, तो ये अनुगमन वेग है Vd। क्या हमने बताया, माना एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो वही लिखा गया है, माना एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित है, जिस चालक में विद्युत धारा I प्रवाहित है, तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तथा इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो n है, और अनुगमन वेग मतलब Vd अनुगमन वेग से चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन है वो Vd वेग से चल रहा है। तो आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आपको आ गई होंगी, आ गई ना। चलिए जी, तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि यहाँ पे कि ये जो चालक है, तो इकाई लंबाई में हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। सबसे पहले तो हम यही गणना करेंगे कि इकाई समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। ठीक है ना, कि इकाई समय में मतलब एक इकाई अगर हम 1 सेकेंड ले लेते हैं, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन इस चालक से प्रवाहित हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से गणना अब स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे कि इकाई समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इकाई समय में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे पता कर देते हैं। इकाई समय में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम पता कर देते हैं जितना क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है वो, और जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो, और जिस वेग से वो गति कर रहा है वो, अगर हम इन तीनों का गुणा करा देते हैं तो ये हमारा निकल जाता है जी। मतलब इकाई समय में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है कि 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन इस चालक से गति करते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए कि कितना क्षेत्रफल में वो गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है और वो कितने वेग से गति कर रहे हैं, इन तीनों का गुणा करा देंगे तो निकल जाएगा। वास्तव में ये आयतन टाइप से हम निकाल रहे हैं। जैसे आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमने क्षेत्रफल, संख्या और वेग से गुणा करा दिया है। ठीक है, तो ये इकाई समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो अगर मान लेते हैं कि t समय में अगर हम बात करें, क्योंकि t समय में, एक समय में तो हमने समझ लिया, अब t समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, t समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, t समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो t समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, t से इसमें गुणा हो जाएगा, तो ANVD इंटू t हो जाएगा। t समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ANV इंटू t हो जाएगा, VD इंटू t। तो आशा करता हूँ इतनी बात समझ के। अब देखिए
हमने पहले इकाई समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखा, फिर टी समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लिए, दो चीज देख लिए ना। फिर अब हम ये पता कर लेते हैं कि इकाई समय में जो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर आवेश कितने होते हैं। तो हम तीसरा ये कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश हम मान लेते हैं ई है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश मान लेते हैं सपोज इट ई है, तो टी समय पश्चात एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, ठीक है ना। तब टी समय पश्चात इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होंगे, टी समय पश्चात इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AN VD फिर T, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं E, तो E से हम गुणा करा देंगे। ये आपको याद रखना है कि T समय पश्चात एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होते हैं वो Q = NaVd × T × E होता है। तो ये हमारा एक T समय पश्चात इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश का मान इतना निकल गया है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, तब हम एक चीज जानते हैं, तब हम जानते हैं विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का एक फॉर्मूला होता है I = Q/T। I = क्या होता है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, I = Q/T जानते हैं ना। अब जाहिर सी बात है, अगर I = ये Q का मान अगर हम यहाँ से रखते हैं तो ANVDT, तो यहाँ पे अगर लिख दें ANVDT × E, ये हमने रख दिया, और नीचे T का मान है तो ये हमने T रख दिया, ठीक है ना। सॉरी, तो इतना हमने यहाँ पे रख दिए हैं। अब ये T से ये T कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना। तो अब बचा क्या, यहाँ पे ये कि E = ये देखिए, ये सबसे पहले हम A है तो A रख देते हैं, फिर N है तो N रख दिए, फिर VD है तो VD रख दिए, फिर E है तो E हमने रख दिए। तो यहाँ से ये हमें एक फॉर्मूला मिला, देख लीजिए जी, I = ANVD × E। यही तो हमारा है, यही तो हमें प्रूफ करना था ना, I = NaVd × E, यही तो हमारा फॉर्मूला था ना। तो देख लीजिए, यही फॉर्मूला हमने प्रूफ किया कि नहीं, Na, तो देखिए AN, अरे भैया गुणा में है तो पहले N और A को इधर उधर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में है, जोड़ घटाना में नहीं है कि दिक्कत होगा, ये गुणा में है। तो Na, तो देखिए Na, फिर VD है, फिर E है तो E, तो NaVd × E हो गया। हमें क्या पूछा गया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग को अनुगमन वेग भी कहते हैं। तो अपवाह वेग क्या है, यही ना है अपवाह वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग और विद्युत धारा का व्यंजक। तो विद्युत धारा ये I है, तो अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध हमने यहाँ पे बता ही दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही हमें प्रूफ कराना था, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार, ठीक है ना। अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है, अब इसको तो हमें दोस्त कहना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कहना है कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो बात आप भी जानते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम बार बार पूछा गया है, कितना बार बार पूछा गया है। तो चलिए जी इसको भी हम समझ लेते हैं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम हमसे क्या कहता है जी, क्या कहता है कि अगर देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, एम्पियर नामक एक वैज्ञानिक थे, वो हमें यहाँ पे नियम दिए हैं, पहले मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। ये बातें यहाँ पे लिखा गया है। क्या हमने कहा, तो ये भी समझ जाइए। देखिए क्या बातें यहाँ पे हुई है। ये सपोज दैट ये एक चालक तार है, बात को समझिएगा, ये एक चालक तार है। अब इस चालक तार में हमने क्या किया, इस चालक तार में हमने धारा प्रवाहित किया, इस चालक तार में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की है। तो जैसे ही इस चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। तो
तो इसके चारों ओर इस प्रकार विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। सॉरी, इसके चारों ओर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना, जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ये बंद चुंबकीय क्षेत्र है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जब किसी, मतलब हम ये कह सकते हैं जब चालक है इसमें धारा हमने प्रवाहित किया हुआ है, तो इसका मतलब ये धारावाही चालक है और ये उसके कारण बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, के एक बिंदु है यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे हम ले लेते हैं ये, तो किसी बिंदु पर, किसी बिंदु मान लेते हैं ये बिंदु है DL, तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो B है और यहाँ से इनकी बीच की दूरी है R, ये हमने मान लिया। तो यहाँ पे जो एम्पियर का फॉर्मूला है, एम्पियर नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने अपना जो फॉर्मूला दिया था वो हमें ये दिए थे कि जो एप्सिलॉन क्या होता है, समाकलन BdL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होते हैं। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, समाकलन BdL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी धारावाही चालक के कारण, ध्यान से समझेंगे, ये I क्या है, अल्पांश बिंदु है, ये D, ये B क्या है, तो ये उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ये क्या है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है, चालक में प्रवाहित धारा है और ये म्यू नॉट है। तो हम यही कह रहे हैं, अब ध्यान से आप नियम को समझिएगा, याद हो जाएगा, याद करना है ना, चलिए हम याद करा देते हैं। आप कहेंगे कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन इस चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। बताइए, आप बोल देंगे ना, एक बार और सुन लीजिए, मैं 2 बार कहूंगा, उससे ज्यादा नहीं कहूंगा, आप पीछे ले जाकर वीडियो सुन लीजिएगा। एक बार और सुन लीजिए, आप कहेंगे कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन इस चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। ये है हमारा नियम, ये है हमारा फॉर्मूला। आशा करता हूं यही बात हमने लिखा है, देख भी लीजिए कि इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब चलिए हमें क्या करना है, ये जब 2 नंबर में पूछता है ना, 2 नंबर में तो केवल इतना और ये फिगर लिख देंगे, हो जाएगा। पर 3 नंबर में 3 मार्क्स में जब ये पूछता है तो इसको याद रखिएगा कि इसको हमें क्या करना है, प्रूफ भी करना है। तो चलिए जी हम प्रूफ भी कर देते हैं। तो चलिए, तो एक आप प्रूफ में लिख लीजिएगा, बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग जब पढ़ेंगे तो बायो सेवर्ट के अनुसार, बायो सेवर्ट का जब अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो बायो सेवर्ट के अनुसार बताया जाता है कि चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बायो सेवर्ट के अनुसार चालक से, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए इन्होंने फॉर्मूला जो हमें प्रूफ कराया था वो B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2I बाई R होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है।
क्या है जी, B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r होता है। इतना हमने यहाँ पे लिख दिया, चलिए जी इतना हमने लिख दिया। तब अब हम क्या कर देते हैं, ये जो हमारा B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r है, अब हम क्या कर देते हैं, अब हम दोनों पक्षों का dl के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं। तो हम लिखते हैं तब दोनों पक्षों का, तब हम लिख देते हैं दोनों पक्षों का dl के सापेक्ष समाकलन करने पर दोनों पक्षों का अगर हम dl के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं तो क्या निकलता है ये समझिएगा। तो अगर हम समाकलन करते हैं तो ये हमने समाकलन लिख दिया, समाकलन, फिर v है तो b हमने लिख दिया, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, dl के सापेक्ष, तो dl हमने लिख दिया, फिर इक्वल टू, फिर अब इस पक्ष का भी तो करना पड़ेगा ना, तो इस पक्ष के लिए फिर से हमने समाकलन लिख दिया, समाकलन ये हमारा हो गया। फिर ये म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r है, तो ये हम लिख देते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2I/r है, तो 2I/r हमने लिख दिया, और इक्वल टू यहाँ पे क्या dl के सापेक्ष कर रहे हैं तो dl लिख दिए। देखिए समाकलन और dl इधर भी लिखे जोड़े हैं तो इधर भी समाकलन dl जोड़ दिए हैं, बात समझ रहे हैं ना। चलिए यहाँ पे अगर हम कहें तो ये हमारा पृष्ठीय समाकलन, ये b हो जाएगा, ये dl हो जाएगा, और ये समाकलन जो है ये म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r, ये इतना जो है इस समाकलन जो नियतांक वैल्यू होता है वो समाकलन से बाहर निकल जाते हैं, तो ये इतना नियतांक वैल्यू है तो समाकलन से बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकलते हैं तो ये क्या हो जाता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगा और 2I बाई क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और ये समाकलन है और ये dl का केवल समाकलन हो जाएगा। और उसके बाद फिर से हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये हमारा पृष्ठीय समाकलन, ये b dl हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये हमारा 2I बाई r हो जाएगा, और ये dl का समाकलन हम करते हैं ना तो ये 2 पाई r आता है, ठीक है ना, dl का समाकलन करते हैं तो वो 2 पाई r आता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ज़्यादा इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। dl का जब समाकलन करते हैं तो 2 पाई r आता है। अब देखिए ये जो 2 पाई r आ गया, उसके बाद अब ये हमारा प्रूफ हो ही गया है। देखिए कैसे हो गया है तो समझिएगा, इस r से ये r कैंसिल हो गया, पहली बात, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 2 दूना 4, तो ये 2 दूना 4 2 बार में कैंसिल, फिर इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो अब बचा यहाँ पे क्या, तो अगर हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाएं तो यहाँ पे बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पे समाकलन, पृष्ठीय समाकलन, यहाँ पे b dl बचे हुए हैं, b इंटू dl, इक्वल टू है तो इक्वल टू हमने लिख दिया, यहाँ पे म्यू नॉट है तो यहाँ पे हमने लिख दिया म्यू नॉट, और यहाँ पे i है तो ये हमने लिख दिया i, ठीक है। तो ये हमने इतना सब कुछ लिख दिया है, ठीक है, इतना हमने सब कुछ लिख दिया है, ये हमारा हो जाता है प्रूव्ड, ये हमने लिख दिया है प्रूव्ड, ठीक है। समाकलन b इंटू dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू i। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो यही तो हमें प्रूफ करना था ना, देख लीजिए समाकलन b dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू i, b dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू i, तो ये हमने प्रूफ भी कर दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से हमारी बातें समझ में आ गई होंगी, और यही हमें प्रूफ करना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे बिना देर किए। चलिए जी, अच्छी बात है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है कि देखिए यहाँ पे ये हमसे क्वेश्चन तो कंसिस्टेंट पूछा भी गया है, और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति और आपेक्षिक चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। तो हमें यहाँ पे लिखा गया है चुंबकशीलता। सबसे पहले हमें चुंबकशीलता को परिभाषा करना है, फिर आपेक्षिक चुंबकशीलता, और यहाँ पे चुंबकीय प्रवृत्ति को भी हमें परिभाषा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हमने परिभाषा कर देते हैं
किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। मतलब अगर चुंबकशीलता का हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे चुंबकशीलता म्यू इक्वल टू बी बाई एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बताया, हमने बताया कि किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण, ये हमारा क्या है, चुंबकीय प्रेरण है, चुंबकीय प्रेरण। बी क्या है, चुंबकीय प्रेरण है, और एच क्या है, एच चुंबकीय तीव्रता है। समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। वही बात लिखा गया है, किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। तो ये चुंबकशीलता का परिभाषा है, ये हमने क्या लिख दिया है, फॉर्मूला लिख दिया है, समझ में आपको आ गई होंगी। नेक्स्ट हमारा आता है चुंबकीय प्रवृत्ति। अब चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है किसी पदार्थ का चुंबकन तीव्रता, किसी पदार्थ का यहाँ पे चुंबकन होना चाहिए, तो किसी पदार्थ का चुंबकन तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी पदार्थ का चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय ही हम लिख देते हैं, क्या कंफ्यूजन में डाले आपको, चुंबकीय। तो किसी पदार्थ का चुंबकीय तीव्रता और उस पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है ना, तो ये भी बात आपको याद रखना है। चुंबकीय प्रवृत्ति को हम चाई एम से प्रदर्शित करते हैं, और चाई एम इक्वल टू क्या होता है, आई बाई एच होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हम यहाँ पे लिख देते हैं चुंबकन तीव्रता, ये क्या है, चुंबकीय तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मैं आपको बताना चाहूँगा ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखें या चुंबकीय तीव्रता लिखें, दोनों बातें की है। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि किसी पदार्थ का चुंबकन तीव्रता और उस पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। किसी पदार्थ का चुंबकन तीव्रता, किसी पदार्थ का चुंबकन तीव्रता और उस पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है आपेक्षिक चुंबकशीलता। अब आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। तो किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता और वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता यहाँ पे होता है म्यू एम इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। म्यू एम इक्वल टू क्या होता है, म्यू एम इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट होता है। ये क्या है, यहाँ पे परिभाषा में लिखा है किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता और वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। मतलब ये क्या है, ये है किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, ये क्या है, पदार्थ की चुंबकशीलता, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता है। और ये क्या है, ये वायु की चुंबकशीलता है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। किसी पदार्थ की चुंबकशीलता या वायु या निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, एक एक करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट।
चलिए जी, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर बताइए। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, इन तीनों का अंतर बताना है। हमने क्या किया है, हमने अंतर, आप तीनों का बीच में स्लैश लीजिए, 3 कॉलम बना लीजिए, एक साइड एक साइड लिख दीजिए वैसे, या पहले अनुचुंबकीय के 4 आप गुण लिख दीजिए या अंतर लिख दीजिए, फिर प्रतिचुंबकीय का भी 4 अंतर, और फिर इसी प्रकार लौह चुंबकीय का भी 4 अंतर या गुण लिख दीजिएगा। अंतर मतलब वही, गुण आपको बताना है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या होता है कि वे पदार्थ जो प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जो मजबूत चुंबक की ओर आकर्षित होंगे उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब देखिए, अंतर हम ऐसे ही स्पष्ट कर रहे हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब वे पदार्थ जो प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होती हैं उसे हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखिए, ये आकर्षित हो रही हैं तो अनुचुंबकीय, ये प्रतिकर्षित हो रही हैं, जो पदार्थ प्रतिकर्षित होती हैं उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या है, इनका चुंबकीय गुण धनात्मक लेकिन छोटा होता है। चुंबकीय जो गुणांक होता है धनात्मक छोटा होता है, और प्रतिचुंबकीय में इनका चुंबकीय गुणांक जो होता है वो नकारात्मक होता है, मतलब निगेटिव होता है, इसका धनात्मक मतलब पॉजिटिव। फिर तीसरी यहाँ पे पॉइंट्स में कहा गया है कि चुंबकीय प्रभाव कमजोर होता है, क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर चुंबकन समाप्त हो जाता है, मतलब चुंबकीय प्रभाव कमजोर होता है। इसमें क्या लिखा गया है कि इन पर चुंबकीय बल बहुत कमजोर होता है, मतलब यहाँ पे चुंबकीय, जो हमारा चुंबकीय प्रभाव होता है वो बहुत कमजोर नहीं होता है, कमजोर होता है, और यहाँ पे बहुत कमजोर होता है। फिर एग्जाम्पल में हमने ले लिया है अनुचुंबकीय का एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, ये हमारे सभी क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब जैसे कि तांबा है, चांदी है, सोना है, पानी है, ये सभी अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। तो ये आप बता नहीं देंगे जी, बिल्कुल बता देंगे। एक और चीज हमसे कहा गया है लौह चुंबकीय पदार्थों का अंतर, तो यहाँ पे हमने लौह चुंबकीय पदार्थों का अंतर भी लिखा है कि वे पदार्थ जो दुर्बल चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं उसे हम क्या लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, मतलब जो बहुत ही कमजोर चुंबक है उसकी ओर भी आकर्षित हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, वही हमारा क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। दूसरा इसमें हमने कहा है इसका जो चुंबकन गुणांक होता है, चुंबकीय गुणांक, वो बहुत धनात्मक होता है, मतलब अधिक धनात्मक होता है, अधिक पॉजिटिव होता है, और इसका चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर चुंबकित बना रहता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र हटा भी देंगे तब भी कुछ समय तक वहां पर उसमें चुंबकीय गुण पाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है आदि। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी बातें हमारी समझ में आई होंगी। इसमें कुछ है नहीं दोस्त, आप 1-2 बार इसको पढ़िएगा, समझेंगे, याद करने का तुलना करके प्रयास करेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना, नेक्स्ट इसका भी ले लीजिए। हाँ जी, चलिए, तो ये हमारा क्या, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन को देख लिए, 9th इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर करा दिया है। समझ में तो आ रहे हैं ना? चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं पूरी मोटिवेशन के साथ, तो मैं यही कहूंगा दोस्त, आपको सक्सेसफुल होने से कौन रोक सकता है। कहते हैं ना, जो मेहनत करते हैं ना उनके साथ खुद ईश्वर भी होते हैं, भगवान खुद साथ देते हैं, अल्लाह खुद साथ देते हैं। तो मैं यही कहूँगा, मेहनत कीजिए दोस्त, मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो भगवान आपके साथ रहेंगे, आपकी हर जगह पर सपोर्ट करेंगे। तो मेहनत ज़रूरी है दोस्त, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। अगला हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10th नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम लिखिए। ये हमारा मतलब मैं कह सकता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर में टॉपिक है, 3 मार्क्स में ये टॉपिक हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम क्या है? तो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। वही लिखा गया है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। अब 2 नियम कौन कौन से हैं दोस्त? 2 यहाँ पे नियम कौन कौन से हैं? तो 2 नियम की अगर बात कर ले तो पहला है हमारा प्रथम नियम।
दूसरा द्वितीय नियम। प्रथम नियम में हमें ये बात बताया गया, क्या बात बताया गया, पहले एक बार मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। प्रथम नियम में हमें बताया क्या गया है, बताया ये गया है प्रथम नियम में कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो समझ जाइए। यहाँ पे सपोजेट ये एक चुंबक है, बात को समझिएगा तभी आपको समझ में आएंगे। अब मैं थोड़ा सा छोटा ही यहाँ पे बनाकर सिखाऊंगा। ये एक चुंबक है, मान लेते हैं इसका नॉर्थ और साउथ ये ध्रुव है, और इस चुंबक के पास ये हमारे पास एक कुंडली है, और इस कुंडली में हमने एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। तो ये हमारे पास चुंबक है, ये हमारे पास कुंडली है, तो ये हम लिख देते हैं चुंबक। ठीक है, चलिए लिखना क्या है, आप इतना अगर याद ना कर सके तो क्या फायदा। तो ये चुंबक है और कुंडली है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कुंडली। तो हम ये कह रहे हैं कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है, कौन सी गति, आपेक्षिक गति, आपेक्षिक गति होता है। तो जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो क्या होता है, इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। क्या होता है जी, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं, जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है, जिसके कारण इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही हम प्रेरित धारा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रेरित धारा, इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, मतलब आई उत्पन्न होता है। तो आपको क्या कहना है, आप यही कहेंगे कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। यही बात लिखा गया है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। अतः लिखा गया है, अतः प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही हम प्रेरित धारा कहते हैं, तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। समझ गए ना, तो यही तो बात है। ये फिगर भी आप जरूर बना लीजिएगा, या आप हमारी नोट्स ले रहे हैं तो वो उसमें हमने सब कुछ दिया हुआ है, टाइपिंग नोट्स है, बेहतरीन नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसमें सब फिगर अच्छे तरीके से, साफ सुथरी तरीके से बताया गया है, बनाकर समझाया गया है सिंपल लैंग्वेज में। अगला हमारा आता है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में क्या बात बताया गया कि इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि डी फाई बाई डी टी जो होता है ना, डी फाई बाई जो डी टी होता है वो विद्युत वाहक बल के क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। मतलब क्या है, यहाँ पे बताया गया इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। समझ रहे हैं, ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है। ये डी फाई बाई डी टी क्या है, चलिए आप यह याद रखिएगा, ये चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है। तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। डी फाई मतलब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, नीचे डी टी मतलब समय है, समय को दर कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर
प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। ये समानुपाती होता है, समानुपाती का चिन्ह है तो वही लिखा गया है। इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं तो I इजकल टू माइनस E इजकल टू माइनस डी फाई बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक माइनस निगेटिव आता है, लेंज का नियम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होता है। वो हमने 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें लेंज का नियम हमने समझाया हुआ था, तो लेंज के नियम के कारण यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। तो 2 नंबर वाला जरूर क्वेश्चन पढ़िएगा, लिंक हमने दे दिया है चैप्टर 1 से 7 का भी और चैप्टर 8 से 14 तक का भी लिंक हमने दे दिया है, तो पढ़ लेंगे तो 2 नंबर वाला कंप्लीट, फिर 3 नंबर वाला हम करा ही रहे हैं और उसके बाद आपको 5 नंबर वाला भी हम करा देंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए, अभी तक हमने कितना करा दिया, 10 हमने क्वेश्चन को कराया हुआ है। अब यहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। देखिए डेरिवेशन ही एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसको अगर हम एक भी डेरिवेशन कराएंगे तो कम से कम हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे, और इसीलिए हमने बहुत ही पहले इन सभी डेरिवेशन को करा दिया है। इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि कैसे आप इनको पहले जान लीजिए, कौन कौन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फिर कैसे पढ़ना है ये समझिएगा। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसीलिए हम बता रहे हैं आपको। देखिएगा यहाँ पे पहला हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है 11 नंबर, वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा दीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव का तो परिभाषा हमने अभी दिखाया है सबसे पहला क्वेश्चन में ही। अगला कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए सबसे पहली बात अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो आप YouTube पे लिखेगा अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लीजिएगा, हमारी वीडियो आपको मिल जाएगा। बाबू मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, पढ़ने की जिनकी इच्छा है ना वो कैसे भी ढूंढ लेंगे, और जिनको नहीं पढ़ने की इच्छा है वो बहुत तरीके की बात करेंगे। तो आपके ऊपर है कि आप क्या, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या सीधी सी बात ऐसे वैसे करने वाले स्टूडेंट हैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, ठीक है ना। मैंने पहले ही करा दिया है तो फालतू का यहां पे समय देने से क्या फायदा। जिनको पढ़ना है वो जाकर अभी सर्च करके पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा 12 नंबर जो क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक का निगमन कीजिए। तो देखिए यहां से आपको यहां से लेकर यहां तक इतना लिखना है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, फिर ब्रदर सर लिखकर सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, वीडियो हमारी मिल जाएगा। फिर अगला आता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो आपको चुपचाप यहां से लेकर इतना यहां तक आपको सर्च करना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण ब्रदर सर, सर्च कर लीजिए, वीडियो मिल जाएगा। अगला हमारा आता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर धारावाही लंबाई परिनालिका, तो आपको केवल यहां से लिख देंगे धारावाही लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व, यहाँ पे स्वप्रेरकत्व तक भी लिखकर अब ब्रदर सर लिखकर सर्च कर लेंगे, वीडियो हमारे मिल जाएगा। सब हमने कराया हुआ है पहले। प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, अब ये तो कोई भी स्टूडेंट नहीं कह सकता है कि नहीं कराए हैं। प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान ब्रदर सर लिखकर सर्च कीजिए, वीडियो हमारा मिल जाएगा। फिर आता है प्रत्यवर्ती धारा परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये हमने टॉपिक नहीं कराए हैं, तो ये एक टॉपिक मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये हमने नहीं कराया है, तो मैं इसको कहूंगा। देखिए अब उतना समय नहीं है कि मैं आपको फिर से पीछे जाकर ये टॉपिक कराऊं, ये टॉपिक आप कहीं और से भी पढ़ कर सकते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं बट इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला हमारा 18 नंबर क्वेश्चन आता है जो है वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। वैद्युत अनुनाद तो हमने 2 नंबर वाले क्वेश्चन जब कराए थे तो उसमें हमने कराया हुआ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक ये हमारा लिए क्या है, एक डेरिवेशन है
कि श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये आपको तैयार कर लेना है। फिर श्रेणीवृत्त एलसीआर अनुनादी परिपथ का व्याख्या कीजिए। तो ये सब हमारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इनको एक एक करके टॉपिक नाम लिखकर ब्रदर सर लिखकर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो हमारी मिल जाएगा, वहां से आप इनकी पढ़ाई कर सकते हैं। जिनको हमारी बातें समझ में आ रही हैं ये माइंड अपना खोल लीजिए बाबू, मैं यही कहूँगा। अब अगर सीरियस नहीं होंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा मेहनत कीजिए, जोर से मेहनत कीजिए, पूरा जी जान लगाकर मेहनत कीजिए और एक अच्छा नंबर लाइए जिससे कि आप खुश हो सके, आपके माता पिता खुश हो सके, खुद मैं भी खुश हो सकूँ। मुझे भी बहुत खुशी होगी कि हमारे स्टूडेंट अच्छा नंबर लेकर आए हैं, 80%, 85%, 90%, 95% तक नंबर लेकर आए हुए हैं, टॉपर बने हुए हैं, तो हमें भी बहुत ही खुशी होगा। चलिए मैं इतना ही कहूँगा कि 3 नंबर वाले देख लिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 14 तक का एक कल ही अगर वन शॉट चाहिए 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर तो लिख दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, 2 नंबर वाले 2 वीडियो हमने दे दिया है, एक चैप्टर 1 से 7 तक का, एक चैप्टर 8 से 14 तक का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और हमारी ये जो पीडीएफ नोट्स है इसको लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। वहां पे कहेंगे सर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी का टॉपर नोट्स चाहिए, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर ही नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।